क्लास 9th चैप्टर नेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी कि जो ये गिवन हमें स्टेटमेंट्स, इनमें से हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो दुरुस्त है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो पहला जो है अगर पार्ट इसको हम देखें, इसमें लिखा हुआ है कि आ रे हैज़ टू एंड पॉइंट्स, यानी कि एक जो रे है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रे की आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, इस तरीके से चलें, अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो हम देख रहे हैं कि रे जो है एक उसका स्टार्ट होता है, पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। मतलब एक तरफ ये सो ऑन मूव होती रहती है। तो इसका मतलब कि इसका एक एंड पॉइंट है और उन्होंने कहा हुआ है कि इसके दो एंड पॉइंट हैं। तो ओवरऑल फिर हम ये कहेंगे ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो इसके आगे हम लिख देंगे ये गलत है, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल, यानी कि एक ट्राइंगल में मतलब जो है एक ही राइट एंगल जो है वो आ सकती है, मतलब सॉरी एक ही एंगल जो है वो राइट एंगल हो सकता है, या देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल, कि एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल जो है वो दुरुस्त है। देखें, अगर मैं एक ऐसी ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ जिसका मैं एक एंगल 90 का बनाऊंगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब सारी बात है, ट्राइंगल एक क्लोज्ड शेप है, मुझे इसको क्लोज करना होगा, यहाँ से इसके एंड पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो हम ये बात देख रहे हैं कि जब ये ट्राइंगल बनती है तो ये तो दो एंगल हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों 90 से कम है। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, 90 से कम है और एक एंगल जो है वो 90 का है। तो इसका मतलब कि एक ही एंगल जो है राइट एंगल में, एक ही एंगल राइट एंगल का बन सकता है, बाकी एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, यानी कि वो दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है जी, एक्यूट एंगल्स। तो इस लिहाज से फिर हम इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एंगल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीन को डाउन कर लेते हैं जी। थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन सेम लाइन। 3 पॉइंट्स जो हैं वो उस वक्त कोलिनियर कहलाएंगे जब वो एक लाइन के ऊपर मौजूद होंगे। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। देखें, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि जो कोलिनियर पॉइंट है वो इस लाइन के हिसाब से हैं, तो जाहिर बात है कि अगर एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, तो तीनों को इस लाइन के ऊपर होना ज़रूरी है। फिर हम कहेंगे कि इस लाइन के लिहाज से ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करते हैं और साथ में बल्कि इसके आगे लिख भी देते हैं कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसके आगे यहाँ पर ट्रू लिख भी देते हैं। और इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट था इसमें भी हमने भी डिस्कस किया था कि एक ट्राइंगल में एक ही एंगल राइट एंगल होता है, तो ये भी ट्रू है। तो इसका भी हम यहाँ पे जवाब जो है वो ट्रू लिख देते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये बिल्कुल फॉल्स है स्टेटमेंट। इस लिहाज से फॉल्स है कि अगर आप देखें, आप दो पैरेलल लाइंस तब भी बनाते हैं जब वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, चलें इसके एरोज शो करते हैं। यहाँ पे ये लाइन एल है। अब मैं अगर दूसरी लाइन ड्रॉ करूँगा जो इसके बिल्कुल पैरेलल होगी, तो वो कहीं भी इसको, मतलब सो ऑन, कहीं भी अगर हम इस लाइन को मूव करते रहें तो इसको कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका तो कोई भी एक भी पॉइंट आपस में कॉमन नहीं आ सकता, या ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो अब वो कह रहे हैं ऊपर स्टेटमेंट में कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो ये इस वजह से क्या होगा, ये हम ये कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी कि इसमें लिखा हुआ है टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, यानी कि दो लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो इस बात को अब हम चेक करते हैं। देखें, जैसे फर्ज करें ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है जी, इसको मैं लाइन एल कह देता हूँ। अब मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब या तो लाइंस पैरेलल होती हैं या इंटरसेक्टिंग होती हैं। मतलब पैरेलल वो होती हैं कि वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना करें और उनके दरमियान जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, यानी फिक्स रहे।
लेकिन अदरवाइज जो होता है, अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, और वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इस पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और पी जो है इनका दोनों लाइंस का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो हमने देखा कि दो लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इस लिहाज से ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो ट्रू स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें लिखा हुआ है कि आर ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड्स हैज़ नॉन कॉन्ग्रेंट एंगल्स, यानी कि एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स अगर कॉन्ग्रेंट होंगी तो उसके एंगल्स जो होंगे वो आपस में नॉन कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, यानी अगर मैं ऐसी में एक ट्राइंगल बनाऊं जिसकी तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल चले मैं कलर डिफरेंट यूज़ करता हूँ, ये एक साइड है, इसके बिल्कुल बराबर में एक और साइड यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और तीसरी साइड भी इन दोनों के बराबर है। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये मैंने एक ट्राइंगल ए बी सी बनाई है जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर है, कॉन्ग्रेंट है। अब ये कौन सी टाइप की ट्राइंगल बन गई? ये बन गई इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसे हम इक्विएंगुलर ट्राइंगल भी कहते हैं। तो इसके तीनों एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। चूँकि जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर होंगे, यानी अगर ये एक्स है मेजरमेंट में, डिग्री मेजरमेंट में, तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। और ये बात हम जानते हैं कि तमाम एंगल्स का जो सम है, यानी ये एक्स और ये एक्स, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है एक ट्राइंगल के अंदर। तो फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 180 डिग्री को अगर आप 3 से डिवाइड कर दें तो 60 डिग्री आएगी, यानी तीनों एंगल बराबर बराबर बनेंगे 60 डिग्री के। जबकि वो कह रहे हैं कि इसके नॉन कॉन्ग्रेंट एंगल्स होंगे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको हम एफ यानी एफ मीन फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी, और एक है ट्राइंगल एल एम एन, ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। ये हमें गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, और कोरस्पॉन्डेंस इस तरह से ली गई है कि ए जो है वो एल के साथ कॉन्ग्रेंट है, यानी ए एंगल ये है और एल ये है, यानी ए पे अगर 90 का एंगल बन रहा है तो एल पे भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैयर एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू मैयर एंगल एल। ठीक है, इसी कोरस्पॉन्डेंस को अपने जहन में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर हमें इन तीनों फिलिंग दी ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। जैसे पहली फिलिंग दी ब्लैंक है जिसमें लिखा हुआ है मैयर एंगल एम इज कॉन्ग्रेंट टू, तो एम किसके कोरस्पॉन्डेंस में आएगा? दूसरी ट्राइंगल में बी के, और बी अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे ये 30 डिग्री है, और वहाँ पे एम अगर आप देखें तो 30 डिग्री, यानी दोनों मेजरमेंट में बराबर है। इससे हम कहेंगे कि जो मैयर एंगल एम है इज कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ पर हम लिख देंगे मैयर एंगल बी। ठीक है, और इनकी मेजरमेंट कितने डिग्री है इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये है जी 30 डिग्री। ठीक है, जैसे एल जो थी वो कितनी थी? 90 डिग्री थी। ठीक है ना, तो हम ये भी आगे इसके मतलब मज़ीद इसमें अपने लिए ये बात इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैयर एंगल एन जो है, अब मैयर एंगल एन जो है उसमें क्या आएगा? एन जो है वो किसके साथ कॉन्ग्रेंट है? अगर आप देखें तो सी के साथ है, और सी इस केस में 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे कि मैयर एंगल एन इज कॉन्ग्रेंट टू मैयर एंगल सी। मतलब आंसर यहीं तक है, वो बस ये जो मैं डिग्रीज में लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसको आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर पूरा हो चुका हुआ है। ठीक है ना, ये सिर्फ जस्ट आपको बताने के लिए कि आप नेक्स्ट कहीं न्यूमेरिकल्स अगर न्यूमेरिकल करें तो उसमें इसको यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इसमें लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल है ABC और एक है LMN, और ये आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। देन फाइंड द अननोन x, हमें x जो अननोन है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जब स्टार्ट लेंगे तो हम गिवन ही को यूज़ करेंगे। इसी स्टेटमेंट को दोबारा मैं लिख देता हूँ कि ABC जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल LMN के साथ, और हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में कौन सी साइड्स आएंगी? जैसे ए बी है तो एल एम के साथ कॉन्ग्रेंट होगी, बी सी साइड है तो वो एम एन साइड के साथ कॉन्ग्रेंट होगी। इसी तरह अगर कोई और आप साइड लेते हैं जैसे ए सी, तो वो एल एन के साथ कॉन्ग्रेंट होगी, और एंगल्स भी कोरस्पॉन्डेंस में आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम यहाँ पर जो एंगल सी अगर सिलेक्ट करते हैं इस ट्राइंगल का, तो दूसरी तरफ इसके कॉन्ग्रेंट कौन सा एंगल आएगा? एम। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर देखें तो एंगल सी जो है वो कितने डिग्री का है? 60 का है, और एंगल एंगल सी जो है वो है 60 डिग्री का, और यहाँ पे हमें एन लिखना चाहिए, मैंने एम सॉरी लिख दिया एन। ठीक है, और एन जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? एक्स है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? एक्स के, एक्स डिग्री के,
इट्स मीन कि x जो है वो किसके बराबर है, वो 60 के बराबर है, ठीक है। और तो हम इसी के से जो x अननोन है उसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। तो हमने उसको यूज़ करते हुए x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसमें हमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बताई गई हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जी। वो ये ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी, ठीक है ना, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो इनकी ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब जो इसकी बी डी साइड है, इसकी अगर आप कोरस्पॉन्डेंस देखें बी डी की, तो वो सी डी के साथ बनती है। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों जो आपस में साइड्स हैं ये क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। अब इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिहाज से जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो हम पुट करते हैं। देखें बी डी जो लेंथ है वो आपको बताई हुई उन्होंने 5m-3 है। चूँकि इसमें अननोन जो है एक m है और इधर आप देखें तो x है, ठीक है। तो आप 5m-3 को किसके बराबर लिखोगे, 2m+6 के। अब m वाली टर्म्स को आप शिफ्ट कर लो, यानी 5m-2m और यहाँ पे 6 + 3 आ जाएगा। तो ये आता है 3n और ये आता है 9 के इक्वल। तो अगर हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये n जो है वो 9/3 यानी 3 के बराबर आ जाता है। तो n की वैल्यू हमें, सॉरी m, ये मैंने m लिखना था इसको, m की वैल्यू जो है हमें वो फाइंड हो गई है और m की वैल्यू कितनी आई है, वो 3 आ गई है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये भी बात पता है हमें कि जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी एंगल बी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, दूसरी ट्राइंगल में जो एंगल सी है उसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, उसकी मेजरमेंट, मतलब अगर मेजरमेंट के वाले से देखें तो हम कहेंगे मेजर एंगल बी जो है वो इक्वल है मेजर एंगल सी के। हम बराबर का साइन ले आएंगे बीच में, बी एंगल 55 डिग्री के बराबर है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सी एंगल जो है 5x + 5 के बराबर है डिग्री में, ठीक है। इस तरह से होल डिग्री लिखा हुआ है। हम डिग्रीज के साइन को आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ भी बेसिकली यही स्टेटमेंट यूज़ हुई थी, यानी बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी था। इसका मतलब अगर मैं मेजरमेंट लिखता तो मेजरमेंट में फिर मैं जो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है इससे मैं यहाँ से रिमूव कर देता, ठीक है। इसको चले मैं यहाँ से अगर रिमूव कर दूँ जी, तो इसी के से मतलब आपको सिर्फ क्लियर कराने के लिए मैंने ये लिखा है। तो अब देखें दोनों तरफ से अगर डिग्री का साइन कैंसिल कर दें तो 55 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 5x + 5 के। और 5 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो 55 में से इधर आके 5 माइनस हो जाएगा। तो 5x किसके इक्वल आ जाएगा, 50 के, 50 = 5x। और अगर आप 5 से डिवाइड कर लेते हैं 50 को, 50/5 = x, तो हमें x पता चल जाएगा। x क्या है, वो 10 है। तो इसी के से जो अननोन थे m और x वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और उनकी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC और देन फाइंड द अननोन्स, यानी x, y एंड z, ये हमने अननोन्स जो है वो फाइंड करने हैं। अब देखें इसमें हमें बताया ये गया है कि जो ट्राइंगल है, मतलब चलें ब्लैक कलर में यूज़ करता हूँ, ट्राइंगल जो है PQR ये चूँकि गिवन है हमें, इससे ही हम स्टार्ट लेंगे, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। अब इसमें कोरस्पॉन्डेंस आपको नज़र आ रही है कि इन्होंने जो BD इसमें सॉरी जो PQ साइड है, इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि जो, चले मैं इसको यूँ कहता हूँ कि जो PQ साइड है, ठीक है, ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, AB साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अब PQ अगर आप इसमें देखें तो P से लेके Q तक ये क्या है, x है। यानी अगर मैं मेजरमेंट कहूँ तो मेजरमेंट ऑफ PQ साइड इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AB साइड, ठीक है। हम ये स्टेटमेंट को यूँ भी लिख सकते हैं। तो फिर ये इसका मतलब PQ x है और A से B जो है वो 3 है, यानी x की वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हम इसी के से x फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हमने y फाइंड करना है, हमने PQ लिखा। अब आप देखें जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब जो PQ साइड है वो AB के साथ जो है कोरस्पॉन्डेंस में कॉन्ग्रुएंट है और जो PR साइड है उसकी कोरस्पॉन्डेंस किसके साथ बनती है, AC के साथ बनती है, वो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका मतलब मेजरमेंट जो होगी PR साइड की वो मेजरमेंट ऑफ AC साइड के बराबर होगी, ठीक है। अब PR साइड की मेजरमेंट कितनी है, P से
आर 5 सेंटीमीटर है, इधर हम 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और ए से सी की मेजरमेंट कितनी है, y माइनस वन है, यहाँ पे हम y माइनस वन लिख देते हैं, मतलब ये सेंटीमीटर में है। assume ये करेंगे कि ये मतलब चूंकि हमें सेंटीमीटर में ही लेंथ बताई हुई है तो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम ये काम करते हैं कि 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो y इज इक्वल टू ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 5 में, तो 5 प्लस 1 यानी कि y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो y की वैल्यू भी पता चल गई हमें। अब हम देख रहे हैं कि चूंकि तीसरी साइड भी कॉन्ग्रेंट होगी ट्राइंगल की, दूसरी ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डेंस में थर्ड साइड आ रही है, तो इसका मतलब जो क्यू आर साइड है, क्यू आर, चलें यहाँ डिफरेंट कलर में इसको लिखते हैं, एक लाइन यहाँ सेपरेट कर लेता हूँ मैं, क्यू आर साइड जो है, ठीक है, ये किसके साथ कॉन्ग्रेंट होगी, Q से R, तो यहाँ पे B से C, ये BC साइड के साथ कॉन्ग्रेंट होगी। इसका मतलब जो मेजरमेंट है क्यू आर की वो किसके साथ बराबर है, वो मेजरमेंट ऑफ BC के साथ बराबर है, ठीक है। अब क्यू आर की मेजरमेंट कितनी है, Q से लेके R तक 4 सेंटीमीटर है, और या इसको अभी 4 ही लिखते हैं, और B से C की मेजरमेंट कितनी है, अगर आप देखें तो वो Z है, बल्कि चलें डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला जो Z है वो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम जो अननोन थे इसमें x, y एंड z वो हमने फाइंड आउट किए गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को जो है वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो इस तरीके से हमने x, y और z जो अननोन है उनकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट की।